जय हिंद दोस्तों, पूछता है भारत भारतवासियों से, आप लोग इलेक्शन में क्या देखकर नेता चुनते हो? अगर आप लोग जाति धर्म को देखकर नेता चुनते हो तो मुबारक हो आप सभी को। आप लोग एक नेता नहीं, आप एक जीजा चुनते हो। जाति और धर्म को देखकर सिर्फ एक जीजा चुना जाता है और काम के बेसिस पे, उसके काम को देखकर, उसके विजन को देख के एक नेता चुना जाता है जो इस देश को आगे बढ़ा रहा होता है। ये नेता कौन है? ये नेता वही है जिनको आप चुन के पार्लियामेंट में बैठाए हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या वो अपने काम को अच्छे तरीके से निभा पा रहे हैं? क्या आप सभी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से? मैं इस देश के लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग इस देश के मालिक हैं। यू आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री, ना कि कोई नेता इस देश का मालिक है। आपके जमा किए हुए टैक्स के पैसों से इस देश को रन किया जाता है। और सर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक ओनर होती है अपने देश की। तो आप लोग एक अच्छे नेता और एक एजुकेटेड नेता को क्यों नहीं चुनते हो? आप अपने नेता से एजुकेशन की बातें क्यों नहीं करते हो? आप अपने नेता के फेंके हुए कुछ टुकड़ों पे क्यों पलते हो? आप किसी एजुकेटेड पर्सन को नेता बनाते हो तो वो बंदा एजुकेशन की बातें करेगा, वो एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा और वो अच्छा करेगा। अगर आप किसी नचनिया को सांसद बना देते हो तो उसके बाद भी वो बंदा वही काम करेगा जो वो पहले करते आया है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मनोज तिवारी को आप देख सकते हो। हम राम मंदिर पे ही बात कर लेते हैं। अच्छा तो एक सेकंड एक आप लोग अच्छा, जरा सा देखिए, जरा हाँ। धैर्य रखिए। कोई कुछ बोल रहा है तो सुनिए, आप लोग टोकिए नहीं। हमारा एक वादा था ना कि हम 370 समाप्त करेंगे। आप ताली बजाने का मन कर रहा है कि नहीं आपका? ये लोग कम थे कि एक और नचनिया आ गई है इसमें, कंगना रनावत जी। उनका कहना है वो फिल्मी दुनिया में आने से पहले वो ड्रग्स लिया करती थी। और उनके स्पीचेस सुना करिए आप लोग, वो क्या कहती हैं स्पीच में। उनका कहने का मतलब ये है, स्पीच में ये बोलते हैं कि देश हमारा 2014 में आजाद हुआ था। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। मैं दीदी से कहना चाहता हूं, अगर हमारा देश 2014 में आजाद हुआ तो फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, ये लोग कौन थे? ये लोग आजादी को अपना दुल्हन समझ के फांसी के फंदे पे चढ़ गए इस देश को आजादी दिलाने के लिए। क्या उन लोगों ने अपना बलिदान दिया है इस दिन को देखने के लिए? क्या ये ड्रग्स लेने वाले लोग हमें ये बताएंगे कि हमारा देश कब आजाद हुआ था? हाँ, मैं मानता हूं आप एक्टिंग बहुत अच्छा करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप संसद में बैठ के भी वहां पे अच्छा करेंगे। बिहार का वो 12 साल का बच्चा खुदीराम बोस, जो बिहार में मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता था, उन्होंने 12 साल की उम्र में फांसी का फंदा चुना था। उनके पास ऑप्शंस थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने झुक जाते, उनके सेना के सामने झुक जाते, बट उन्होंने कहा आप हमें फांसी पर चढ़ा दो लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, तुम मुझे एक बम दो, मैं अभी तुम्हें उड़ा दूंगा। क्या उन लोगों की शहादत या ये दिन देखने के लिए हुआ था कि एक भांड भरुआ नचनिया आके बोले हमारा देश 2014 में आजाद हुआ था? मैं अपने दीदी से एक बात कहना चाहता हूं, जिस उम्र में आप ड्रग्स ले रही थी ना, उस उम्र में वो लोग जो हमारे शहीद भगत सिंह है, उनके जो ग्रुप के लोग थे, फांसी के फंदे को चूम के हंसते हंसते इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। मेरे हिसाब से दीदी का जन्म 2014 के बाद हुआ है। मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों ने इनको टिकट दिया है और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगी और ये हमारे लिए लॉ बनाएंगी और ये हमारे लिए लॉ पास करेगी। क्या एक ड्रग्स लेने वाली लड़की इस देश को कैसे चलाना है एक नचनिया बताएगी? जिसका जो काम है, प्लीज आप लोग वहीं पे रहिए, कहीं और मत जाइए। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हैं, हम कुछ नई बातें जानते हैं। इनका कहना है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस हैं। तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, क्यों? क्या आप लोग बताइए, सुभाष चंद्र बोस कभी प्रधानमंत्री बने थे? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी थे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इनको यही नहीं मालूम है ये हमारे लिए क्या लॉ बनाएंगे, क्या हमारे देश को ये लोग अच्छे से चला पाएंगे? मैं इसका जवाब आप लोगों पे छोड़ता हूं। मोदी जी नेहरू जी का नाम लेके 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए और मार्केट में एक नई नमूना आई है और इस नमूनों की बातें आप न्यूज में सुन सकते हैं। आप लोग क्या ऐसा नेता चाहते हैं जो बिल्कुल अंदर से खोखला हो चुका है, जो कहता है दुनिया भर में हमारा डंका बजता है और जिसकी 56 इंच की छाती है, जो देखकर पड़ोसी देश डरते हैं? मैं एक नई बातें आप लोगों को बताता हूं। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 30 गांव का नाम चेंज किया और हमारे देश का चौकीदार शांत रहा।
यहाँ पे चौकीदार का 56 इंच का सीना कहाँ गया? हमारे रक्षा मंत्री एस जयशंकर बोले सिर्फ नाम ही तो चेंज किया है, उससे क्या होता है? मतलब आपके माँ बाप का कोई नाम चेंज कर देगा और आप लोग डर के मारे अपने घर में बैठे रहोगे। मोदी सरकार कहती है हम पाकिस्तानियों को उनको उनकी औकात दिखाएंगे। जब चाइना की बातें होती है तो उस टाइम पे उनका मोह मोह हो जाता है। क्या आप लोग ऐसा डरपोक नेता चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी अपने रैली में, अपने भाषण में कहते हैं राहुल गांधी मटन खाते हैं नवरात्रि में, तेजस्वी यादव मछली खाते हैं नवरात्रि में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेजस्वी की मछली वाले वीडियो पर आरोपों के ऐसे कांटे बिछाए जो सीधे तेजस्वी के हलक में चुभ रहे होंगे। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। ये सारी बातें कहने का मतलब एक ही था कि नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, इस वजह से नवरात्रि में हमें ये सब नहीं खाना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपने भी वीप एक्सपोर्टर कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लिया था और आपने तो दुकान खोल रखा था, चंदा दो धंधा लो। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, हमारे देश में तो लड़कियों को माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है, देवी का रूप कहा जाता है, तो हमारे देश में रेप केस क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? बीजेपी के मेंबर ब्रिजभूषण के ऊपर खुद आरोप लगाया गया था। ये आरोप कोई और नहीं लगाया था, ये आरोप हमारे देश के महिला पहलवानों ने लगाया था। क्या ब्रिजभूषण के ऊपर कोई एक्शन लिया गया? ये महिला पहलवान वो है जो इस देश का और इस देशवासियों का सर ऊंचा किया था और इस देश के लिए मेडल जीत के लाए थे। और इन्हीं महिला पहलवानों को मोदी जी इनवाइट किए थे और इनके साथ उनकी फोटो तमाम इंटरनेट पे भरे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा था आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे परिवार के हैं। क्या मोदी जी अपने परिवार के बच्चों को भूल गए? मोदी जी ये आपसे पूरा देश पूछ रहा है। अभी कुछ महीने पहले बिहार में एक रेप केस सामने आया था, 2 बच्चियों का रेप किया गया था और एक बच्ची तो ऑन द स्पॉट मर गई थी। क्या इस पे कुछ हुआ? कोई कुछ बोला? नहीं बोला। आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो, अभी भी वो वीडियो वहां पे अपलोडेड है। अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश से खबर आई थी, बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़कों ने एक लड़की को गन पॉइंट पे रख के रेप किया था। उसके बाद भी उस पे कई महीनों तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। वो अच्छा खासा वो बंदा बीजेपी के रैलियों में उनका प्रचार कर रहा था। बीजेपी पार्टी में ऐसे लोग खुद भरे हैं तो ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या ये आपकी बच्चियों का सुरक्षा कर पाएंगे? इन सवाल का जवाब आप दीजिए। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपको राहुल गांधी का मटन दिख रहा है, तेजस्वी यादव की मछली दिख रही है, लेकिन पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। मणिपुर में लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, क्या आपको वो नहीं दिख रहा है? क्या वो आपके देश की बेटी नहीं है? ये सब इनको नहीं दिख रहा है, लेकिन नवरात्रि और राम जी के नाम पे ये सब छुरी मारने का काम बखूबी करते रहते हैं। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी भी शर्म है तुम लोगों को। मैं अंधभक्तों से कहना चाहता हूँ, अगर किसी दिन आपके घर के महिलाओं के साथ इस तरीके का घटना घटेगा तो ये लोग आपके काम नहीं आएंगे। मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ जो इनके रैली में जाते हैं। आपको इनके रैली में जाने से क्या मिल जाता है? क्या आपको एजुकेशन मिल रहा है इनके रैली में जाने से? मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, अगर कांग्रेस एजुकेशन पे काम नहीं किया होता तो आप लोग उनके दिए हुए 5 किलो राशन खाते और उनके बनाए हुए शौचालय में आप जाके शौच करते। मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूं, आप लोग इनके रैली में मत जाइए। आप लोग सिर्फ इनके लिए भीड़ बन रहे हैं जो इनका वोट बैंक होगा। आप लोग आज इनके लिए भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, कल इनके बच्चों के लिए बनोगे और आपके बच्चे का भविष्य कहां जाएगा? क्या आपने कभी ये बात सोचा है? मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भारतवासियों, आप लोग भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। ये जो अंधभक्त बने बैठे हैं ना, ये सब मरेंगे एक दिन। कोई गोलियों से मरेगा, कोई भूख से मरेगा, कोई धक्का मुक्की में मरेगा। इस बार वोट थोड़ा सोच समझ कर डालिएगा, क्योंकि ये लास्ट चुनाव है। इसके बाद 1 नेशन 1 पार्टी होगा। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो इसी टॉपिक पे है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये लास्ट चुनाव है? मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं कि बीजेपी के मेंबर्स ने खुद कहा है अपने रैलियों में, अपने भाषण में, इस बार 400 पार, और 400 पार आने के बाद हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, अगर हमारे देश का संविधान खत्म हुआ तो आप लोग समझ जाना तानाशाही ही होगी। कोई कुछ नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जो अंधभक्त बन के घूम रहे हो ना, आप भी मारे जाओगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस बार वोट देने से पहले अपने बच्चों के आंखों में जरूर देखिएगा, क्या क्या सपने सजा रखे हैं आपके बच्चों ने, क्या वो सपने पूरे हो रहे हैं उनके? मैं फरवरी की बात करता हूं आप लोगों से।
फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आया था, जो वैकेंसी था 60,000 वैकेंसी पे 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और फॉर्म भरने के बाद पेपर लीक हो गया और ये पेपर लीक होने के बाद कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इन सब के बाद गवर्नमेंट ने इन बच्चों से 200 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ बच्चों की जान नहीं बचा पाए और उन बच्चों ने अपनी जान दी है सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से। और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट वजह नहीं है, उन बच्चों के माँ बाप भी वजह हैं, जो बिना देखे वोट डालने जाते हो आप लोग। एक खंबे के लिए 500 रुपए के लिए आप अपने जमीर को बेच देते हो। अगर इस बार आप लोग अपनी जमीर को बेचते हो तो अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के बोल के जाना, बेटा मैं तेरा भविष्य बेचने जा रहे हैं। लेकिन मेरे कहने से इस बार वोट डालने से पहले अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के जाना और उनसे कहना, बच्चों मैं इस बार तुम्हारे भविष्य के लिए वोट देने जा रहे हैं। तुम्हारे आंखों में जो तुमने सपने सजाए हैं वो सपना तुम्हारा पूरा हो सके, उसके लिए वोट डालने जा रहे हैं। अभी आप लोग आवाज उठाओ और अपने अंगूठे का पावर समझो, क्योंकि बीजेपी खुद कह रही है इस बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करनी है, अब की बार 400 पार। जो नेता आपसे वोट मांगने आए उनसे पूछो, आप बाजार जाते हो तेल लेने तो आप पूछते हो ना दुकानदार से क्या इसमें मिलावट भी है, तो आप लोग यहाँ पे पूछना क्यों भूल जाते हो। इस बार जो भी नेता आपसे वोट मांगने आए उनसे पूछो, आप मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के हेल्थ के लिए क्या करोगे, मेरे परिवार की सेफ्टी के लिए क्या करोगे, मेरे देश की सेफ्टी के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चे के भविष्य के लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के रोजगार के लिए, मेरे बच्चे के रोजगार के लिए क्या करोगे। ये बातें पूछो आप उनसे, ये आपका अधिकार है। किसी मालिक से नहीं पूछ रहे हो, आप एक नौकर से पूछ रहे हो। इस देश का मालिक आप लोग हो, तो मालिक की तरह बर्ताव करो और आपके जो नौकर हैं, जो आपके सर्वेंट हैं, उनसे आप पूछो आप हमारे लिए क्या करोगे और हम आपको वोट क्यों दें। ये बातें आपको पूछने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारी बातें पूछने का अधिकार आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आपके देश का संविधान देता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। आप एक बार बेवकूफ बन सकते हो, 2 बार बेवकूफ बन सकते हो, अगर आप लोग तीसरी बार बेवकूफ बनते हो तो आप लोग सच में बेवकूफ हो। क्या आप लोग सोचते हो कि हमारा भारत देश गरीब है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि हमारे देश का हर नागरिक लखपति है, हर एक के पास 15 लाख रुपए होने चाहिए। आप क्या बोल रहे हो, आपके पास नहीं है? तो फिर कहां गए आपके 15 लाख रुपए और 2 करोड़ रोजगार? हो जाओ जुमलेबाज से सावधान, क्योंकि जुमलेबाज अटैचमेंट इंजूरियस टू कंट्री। इस बार का चुनाव सिर्फ विकास पर, हॉस्पिटल बनाओगे कि नहीं, स्कूल बनाओगे कि नहीं, यूनिवर्सिटी कितने बनाओगे, पावर प्लांट लगाओगे कि नहीं, इंडस्ट्री तुम लगाओगे कि नहीं। अगर नहीं लगाओगे तो 10 लाख लोग पार्लियामेंट में घुसेंगे और वहीं फाड़ेंगे तुमको। आप पूछो पुलवामा में 400 किलो RDX कहां से आया, ये नहीं पता चल पाया, लेकिन ये जरूर पता चल गया इस बार 400 पार। पूछो आप इनसे। जय हिंद।